गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू नरलावती एकेडमी। यहाँ पे वेरियस AEJE से रिलेटेड टॉपिक वाइज डिस्कशन चल रहा है। AEJE के अलावे ये SSC, RRB एंड अदर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल साइंस पोर्शन के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो वीडियो को जल्दी स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो न्यूटन्स के जितने भी लॉ हैं, आज न्यूटन्स के सारे लॉ को डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ इम्पल्स, मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यानी न्यूटन के गति के नियम। फर्स्ट लॉ समझते हैं। फर्स्ट लॉ को याद रखिएगा, लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये फर्स्ट नियम ये कहता है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड द ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे तो अपनी स्थिति को बनाए रखना चाहेगी। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है उसको लॉज ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, यानी जड़त्व का नियम भी बोला जाता है। इसका डेफिनेशन क्या है? अगर किसी वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो जो वस्तु रेस्ट में है तो वह रेस्ट में यानी स्थिर में ही रहना चाहेगी, और जो वस्तु मोशन यानी गति में है तो वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सीधी रेखा में चलती रहेगी। दिस मीन्स all objects tend to maintain their initial state, rest और motion। यानी फर्स्ट लॉ के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट यानी अगर वो वस्तु रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो वस्तु मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगी। द टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू रेजिस्ट चेंज दियर स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी ऑब्जेक्ट की वह टेंडेंसी जो अपनी अवस्था के बदलाव का विरोध करे उसे हम इनर्शिया कहते हैं। यानी किसी वस्तु की एक ऐसी टेंडेंसी जो वह अपनी स्थिति बदलने का विरोध करे, रेस्ट अथवा मोशन का विरोध करे, इसे ही इनर्शिया कहते हैं। देयरफॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज लॉज ऑफ इनर्शिया। इसलिए न्यूटन के पहले नियम को इनर्शिया का नियम यानी जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब समझते हैं फोर्स का डेफिनेशन। द फर्स्ट लॉ ऑल्सो प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो हमें फोर्स का डेफिनेशन बताता है। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसको क्लियर रखिएगा, एक नंबर में ये पूछ देता है। फोर्स का डेफिनेशन देता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। स्टार्टिंग दैट फोर्स इज एक्सटर्नल फैक्टर दैट चेंज और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु पे लगकर उसकी अवस्था को बदलता है या बदलने की कोशिश करता है। ठीक, यानी या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट से उसको मोशन में लाएगा, या फिर मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाएगा। तो लाने की ये प्रोसेस, लाने का ये टेंडेंसी फोर्स कहलाती है। अब समझते हैं एग्जाम्पल। इनर्शिया का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सडन स्टार्ट, पैसेंजर इन स्टेशनरी व्हीकल लीन बैकवर्ड व्हेन सडनली स्टार्ट। जब व्हीकल स्टार्ट होती है तो उसमें बैठे पैसेंजर पीछे की ओर धक्का खाते हैं, ये इनर्शिया के कारण होता है। ठीक। सडन स्टॉप, जब पैसेंजर बैठे रहते हैं तो गाड़ी, चलते हुए गाड़ी जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें पड़े बैठे हुए यात्री आगे की ओर धक्का खाते हैं। तीसरा, इम्पैक्ट ऑन ग्लास, अ बुलेट क्रिएट एंड क्लीन होल इन ग्लास वाइल अ स्टोन इज सैटर्ड इट। अगर हम किसी पत्थर से ग्लास को मारते हैं तो ग्लास का सरफेस बिना डैमेज हुए वहाँ पे क्लियर एवं क्रिस्टल वे में होल हो जाता है, जो कि एक परफेक्ट एग्जांपल है इनर्शिया का। उसी तरीके से हैमर हैंडल, हिटिंग द हैंडल ऑन हैमर ऑन द ग्राउंड टाइटनिंग एंड हेड। यानी जब हम हैमर के हैंडल को जमीन पर नीचे की ओर ठोकते हैं तो उसका हैमर जो है अपने आप टाइट हो जाता है। डस्टिंग अ ब्लैंकेट, डस्ट पार्टिकल फॉल ऑफ व्हेन ब्लैंकेट इज बीटन विथ स्टिक। जब हम ब्लैंकेट को छड़ी से पीटते हैं तो उसमें धूल, जितने भी धूल होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो वहाँ से निकलने लगते हैं। ये भी इनर्शिया के कारण ही होता है। कॉइन इन ग्लास, अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ पोस्टकार्ड ओवर अ ग्लास फॉल इनटू द ग्लास व्हेन द पोस्टकार्ड इज फ्लिक्ड अवे। यानी जब हम ग्लास के ऊपर किसी कागज पर पड़े सिक्के को, अचानक कागज को हटाते हैं तो सिक्का कहाँ गिरता है? पानी में ही गिरता है, इधर उधर नहीं जाता है, या फिर कागज के साथ रिप्लेस नहीं हो पाता है। ये भी फिनोमिना इनर्शिया के कारण हो पाता है। शेकिंग अ ट्री, जब हम किसी फल से लगे पौधे को हिलाते हैं तो
उसके सारे फल नीचे की ओर गिर जाते हैं। ये भी घटना इनर्शिया के कारण ही होता है। लॉन रोलर, क्या होता है कि जो रोड बनाने वाली लॉन रोलर होता है, उसको जब वो मोशन में होता है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए भी काफ़ी फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने के लिए भी काफ़ी फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये भी एक इनर्शिया का ही एग्जाम्पल है। सो ये क्लियर रखना, ये डायरेक्ट एक नंबर में पूछ देता है। न्यूटन सेकेंड लॉ समझते हैं। आई थिंक न्यूटन फर्स्ट लॉ आप लोग समझ लिए होंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमें फोर्स का डेफिनेशन देता है। अब समझते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स अकर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी वस्तु के मोमेंटम यानी संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए फोर्स के समानुपाती होता है, और यह परिवर्तन यानी संवेग का परिवर्तन फोर्स की डायरेक्शन में होता है। अर्थात डी एम वी माइनस यू यानी संवेग का परिवर्तन अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज इजकल टू डेल एफ। ठीक, लगाए गए बल उस ऑब्जेक्ट के संवेग में परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यह हमें न्यूटन साहब ने अपने सेकेंड नियम में बताए थे। इस हिसाब से अगर एम, यहाँ पे एम कांस्टेंट होता है, मास जो होता है कांस्टेंट होता है, तो मास को जब बाहर निकालोगे तो डी वी माइनस यू अपॉन डी टी बराबर डेल एफ। ठीक, अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी में चेंज, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन मिलता है हमें। तो एम ए बराबर डेल एफ, यानी जो फोर्स होता है वो एम ए किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और उसमें उत्पन्न एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या मिलता है? मेजर ऑफ फोर्स। फोर्स का मेजरमेंट कैसे करना है, किस क्वांटिटी में किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाना है, फोर्स लगाने के उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये सारा एनालिसिस न्यूटन के सेकेंड लॉ में करना है। अब इसका अल्टरनेटिव फॉर्म क्या निकल के आता है? इस हिसाब से फोर्स का अल्टरनेटिव फॉर्म, अगर किसी वस्तु पे तुम फोर्स लगाओगे, बल लगाओगे, तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन देखने को मिलेगा। अगर ऑब्जेक्ट का ज़्यादा मास होगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट पर एक्सट्रैक्टेड फोर्स यानी लगाया गया बल जीरो रहता है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक, मतलब ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो जब तक वेलोसिटी में चेंज नहीं देखने को मिलेगा तब तक एक्सेलरेशन में फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा। एक्सेलरेशन उस कंडीशन में जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन जीरो होने का क्या मतलब है? या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में दिखेगी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी सेम टाइम इंटरवल में अपनी वेलोसिटी जो है इक्वल बनाए रखेगी। ये कब होगा? जब एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगा, यानी लगाए गए ऑब्जेक्ट पर फोर्स बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ये इसकी इम्प्लीकेशन है बता रही है, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, यानी फोर्स जब जीरो हो जाएगा, देयर इज नो एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन इज जीरो, मीनिंग द ऑब्जेक्ट मेंटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी और रिमेन एट रेस्ट। इस कंडीशन में या तो ऑब्जेक्ट जीरो, मतलब या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो जाएगी या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। याद रखना जो एक्सेलरेशन होता है वो मास पे भी डिपेंड करता है और बल पे भी। जब मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होने लगेगा। उसी तरीके से जब फोर्स बढ़ेगा, फोर्स ज़्यादा लगेगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा मिलेगा। ठीक, इसको ध्यान रखना। हम जानते हैं कि फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन में होता है, क्योंकि न्यूटन साहब ने बल के बारे में ए टू जेड क्रियाकलाप बताए थे। उन्हीं के समान में हम लोग फोर्स का एसआई यूनिट रख दिए हैं। ठीक, अब एक न्यूटन का डेफिनेशन समझते हैं। 1 न्यूटन इज द फोर्स, एक न्यूटन एक बल है, दैट व्हेन अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg ऑफ मास प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी एक न्यूटन जो है एक वह बल है जब हम किसी वस्तु पर, यानी 1 kg मास की वस्तु पर जब हम 1 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट करते हैं, लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देखने को मिलता है। वहीं 1 न्यूटन कहलाएगा। मीन्स 1 न्यूटन बराबर 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट समझते हैं। देखिए, वेट भी एक प्रकार का फोर्स ही है। किसी ऑब्जेक्ट पर अर्थ के ग्रेविटी द्वारा लगाया गया अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण का बल ही ऑब्जेक्ट का भार कहलाता है। यानी
1 kg फोर्स बराबर ग्रेविटी के पृथ्वी के ग्रेविटी द्वारा 1 kg के ऑब्जेक्ट पर लगाया गया बल, यही कहलाता है वेट। वेट को तुम सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि वेट भी एक प्रकार का फोर्स ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी का फोर्स। अब इट्स कैलकुलेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास। इस वेट को या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स को मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के टर्म में कैसे कैलकुलेट होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है वेट बराबर उस ऑब्जेक्ट का मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब समझते हैं वेट का एग्जाम्पल। 1 kg फोर्स इज इक्विवेलेंट टू द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन द 1 kg ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी 1 kg वह बल है जब किसी 1 kg के ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी द्वारा वो बल लगाया जाता है। अगर हम 1 kg वेट वाले ऑब्जेक्ट को हम अगर उस फोर्स में डिफाइन करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि चूंकि हम जानते हैं कि F बराबर एम में होता है, F बराबर एम में होता है, एम हो जाएगा 1 kg, ठीक, और जी जो हो जाएगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखेंगे, उस हिसाब से हमारा जो 1 kg फोर्स निकल के आएगा न्यूटन में वो 9.8 न्यूटन निकल के आएगा। यानी अगर कोई आपसे पूछता है कि 1 kg भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, तो 1 kg जो भार होता है वो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, इसको याद रखना। अब समझते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को ध्यान से समझना, इसको पी से डिनोट करते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं संवेग। जब हम 1 kg के ऑब्जेक्ट से किसी व्यक्ति को मारते हैं तो ज़्यादा दर्द होता है कंपेयर टू ½ kg ऑफ ऑब्जेक्ट। उसी प्रकार जब हम 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेलोसिटी से किसी को टक्कर मारते हैं तो उतना दर्द नहीं होता जितना 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से यानी वेलोसिटी से हम टक्कर मारते हैं। तो इन दोनों का संबंध हमें मोमेंटम देता है, यानी P बराबर एम भी। एम जितना ज़्यादा होगा यानी मास जितना ज़्यादा होगा तो मोमेंटम हमें उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा तो हमें मोमेंटम उतना ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। यानी तुम अगर वेलोसिटी भी बढ़ाते हो तो भी मोमेंटम इंक्रीमेंट होगा, मास भी बढ़ाते हो तो भी मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर वेलोसिटी और मास में से कुछ भी घटाते हो तो ओवरऑल मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। अब समझते हैं इम्पल्स। इम्पल्स को जे से डिनोट करते हैं। ऑकर्स व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। जब कोई बल, बड़ी क्वांटिटी का बल बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है, यानी जब किसी वस्तु पे झटका लगता है या फिर टक्कर लगता है। अब झटका या टक्कर बहुत कम समय में हमें ये प्रभाव देखने को मिलेगा। बहुत कम समय में किसी पर ज़्यादा बल एक्सर्ट किया जाएगा तो उस कंडीशन में हमें इम्पल्स देखने को मिलता है, यानी किसी वस्तु पर बहुत ही कम समय के लिए लगाया गया बड़ा बल जो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाता हो उसे ही आवेग कहते हैं। अगर और सिंपल लैंग्वेज में कहें, जो हमें इम्पल्स देखने को मिलेगा वो संवेग परिवर्तन से देखने को मिलेगा। जितना हम संवेग में परिवर्तन लाएंगे उतना ही आवेग देखने को मिलेगा। अर्थात इम्पल्स जे बराबर संवेग परिवर्तन। संवेग परिवर्तन मतलब एम डी वी माइनस यू, इस फॉर्मूला के बराबर इम्पल्स देखने को मिलेगा। इम्पल्स कितना होता है? इम्पल्स को तुम सिंपली लिख सकते हो एफ इंटू टी। एफ इंटू टी जो संवेग परिवर्तन का कंडीशन हमें देखने को मिल रहा है वो फोर्स इंटू टाइम का मल्टीप्लिकेशन देखने को मिल रहा है। और यही यानी जो जितना संवेग में परिवर्तन आएगा उतना ही इम्पल्स होगा। ठीक, इम्पल्स और संवेग परिवर्तन आपस में बराबर होते हैं। ठीक, तो जे बराबर एफ इंटू टी से हम डिनोट करते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो मोमेंटम और इम्पल्स दोनों को सेटिस्फाई करता है। अर्थात इम्पल्स और मोमेंटम के एग्जाम्पल्स न्यूटन्स सेकेंड लॉ को दर्शाते हैं, क्योंकि इन सब में संवेग परिवर्तन और बल भी शामिल होता है। इसको याद रखना। अब समझना इसका मेन एग्जाम्पल। ये इस एग्जाम्पल से हर टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल पूछ लेता है, ये डायरेक्टली यहीं से 1 नंबर में उठा लेता है। तो अच्छे से देखिएगा, कैचिंग अ क्रिकेट बॉल इज ईजियर देन कैचिंग अ टेनिस बॉल मूविंग एट द सेम स्पीड। देखिए, सेम स्पीड से आ रही टेनिस बॉल और क्रिकेट बॉल को, टेनिस के बॉल को कैच करना काफ़ी आसान होता है,
कंपेयर टू कैचिंग अ क्रिकेट बॉल। क्रिकेटर्स पुल्स देयर हैंड बैक व्हाइल कैचिंग अ बॉल टू इंक्रीज द टाइम इम्पैक्ट एंड रिड्यूस द फोर्स। यानी क्रिकेटर जो बॉल को कैच करते हैं वो अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि टाइम की क्वांटिटी बढ़ जाए, जिससे खिलाड़ी के हाथ पे बल जो है कम लगे। ठीक उसी प्रकार फॉलिंग ऑन अ सॉफ्ट सरफेस लाइक अ मड और मैट्रेसेस कॉजेज लेस इंजरी देन फॉलिंग एंड कंक्रीट फ्लोर। जब हम मिट्टी के सतह या गद्दे पर कूदते हैं तो हमें कम चोट लगता है, कंपेयर टू जब हम कंक्रीट यानी कंक्रीट के फ्लोर पे कूदते हैं उस समय हमें ज़्यादा चोट लगता है। जब हम गद्दे पे कूदते हैं तो जो हमारा फोर्स होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है मड्डे पे, जबकि कंक्रीट पे ऐसा नहीं हो पाता है। व्हीकल आर यूज स्प्रिंग एंड शॉक अब्जॉर्बर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ बम्प्स। यानी जो व्हीकल्स होते हैं और स्प्रिंग और शॉक अब्जॉर्बर लगाए रहते हैं ताकि शॉक को एब्जॉर्ब किया जा सके। ये भी इम्पल्स पे ही वर्क करता है। कराटे प्लेयर्स ब्रेक स्लैब्स विथ अ सिंगल ब्लो। कराटे प्लेयर्स जो होते हैं एक झटके में बर्फ की सिल्ली को तोड़ देते हैं। ये भी इम्पल्स पे ही रिलेटेड होता है। क्यों? इसके पीछे का साइंस पूरा इम्पल्स ही है। वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फोर्स लगाते हैं बर्फ की सिल्ली पे काफ़ी कम समय में ज़्यादा बल लगाने से बर्फ का जो सिल्ली होता है वो ब्रेक हो जाता है। हाई जंप एंड लॉन्ग जंप पिट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट सॉइल और मिनिमाइज इंजरी। जो हाई जंप और लॉन्ग जंप के जो प्ले होते हैं उसमें जो गड्ढे बनाए जाते हैं वो काफ़ी उसमें सॉफ्ट सॉइल डाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि चोट कम लगे। हैवी हैमर्स आर यूज टू ड्राइव नेल्स डीपर विथ लेस एफर्ट। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग हम करते हैं। ठीक, ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो इम्पल्स से रिलेटेड है। इम्पल्स और संवेग का परिवर्तन, संवेग का जितना परिवर्तन आएगा उतना ज़्यादा उसमें इम्पल्स होगा, तो ये आपस में एक दूसरे से रिलेट है। तो ये सारे जो है न्यूटन सेकेंड लॉ दैट इज मोमेंटम एंड इम्पल्स के सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब समझते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसको एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोलते हैं। यानी जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वह बल विपरीत दिशा में और सेम क्वांटिटी में हमें रिवर्स मिलता है, उसी को बोलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्रिया और उसके बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन अनदर, यानी ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, इस पे कोई इधर से कोई फोर्स लगा रहा है। ठीक, द सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। यानी ये भी जो दीवार जो है, मान लो कोई दीवार पे फोर्स लगा रहा है, ठीक, तो ये दीवार भी सेम क्वांटिटी का अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही क्वांटिटी का फोर्स लगाया है। दैट इज न्यूटन थर्ड लॉ। एग्जाम्पल न्यूटन थर्ड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ के एग्जाम्पल समझ लेते हैं। रिक्वायर एक्सपीरियंस्ड व्हेन फायरिंग अ गन। बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, ये थर्ड लॉ के एग्जाम्पल है। सेकेंड, अ पर्सन जंपिंग ऑफ अ बोट इनटू द श्योर कॉज द बोट टू द मूव बैकवर्ड। यानी नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, ये न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जाम्पल देखने को मिलता है। उसी तरीके से पुशिंग द ग्राउंड विथ अ पोल टू मूव बोट फॉरवर्ड, हॉलिंग बैकवर्ड इफ द रोप ब्रेक व्हाइल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल। यानी कुएं से जब हम रस्सी के माध्यम से पानी निकालते हैं तो क्या होता है कि रस्सी जब टूट जाता है तो उसमें जो बाल्टी लगा रहता है वो बाल्टी वापस बैक चला जाता है, यानी कुएं में गिर जाता है। ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ के ही एग्जाम्पल्स हैं। रॉकेट प्रोपल्सन, यानी रॉकेट का आगे बढ़ना, सेम क्वांटिटी में वो थ्रस्ट फोर्स नीचे की ओर लगाता है जिससे रॉकेट आगे बढ़ पाता है। ये भी न्यूटन थर्ड लॉ के ही एग्जाम्पल्स हैं, तो इनको देख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। अब समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, ठीक, तब कुल संवेग यानी मोमेंटम स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। अर्थात दिस मीन्स दैट इफ टू ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट collide, their combined momentum before and after the momentum will be the same।
यानी कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम है ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट रहेगी, यानी सेम रहेगी। मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक, ये बी कोई बॉडी है, ठीक, ये u1 वेलोसिटी से जा रही है, ये u2 स्पीड से जा रही है। इसका सपोज कर लो m मास है और इसका m2 मास है, m2 मास है। जब ये आपस में इंटरेक्ट करेगी, कोलाइड करेगी, तब समझ लो इसका स्पीड हो जाएगी v1 एंड इसका स्पीड हो जाएगी v2। मास ज्यों का त्यों रहेगा m1 एंड m2। कोलिजन से पहले जो इसका मोमेंटम है यानी m1 u1 एंड प्लस m2 u2, ठीक, और आफ्टर कोलिजन जो इसका टोटल मोमेंटम है m1 v1 प्लस m2 v2, ये आपस में सेम रहेंगे यानी कांस्टेंट रहेंगे। यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। यानी जब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे नहीं लग रहा होता है तब दोनों बॉडीज का टोटल मोमेंटम सेम रहता है यानी कांस्टेंट रहता है। यानी इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। आफ्टर कोलिजन मास तो सेम रहता है, वेलोसिटी u1 से v1 हो जाता है एंड u2 से v2 हो जाता है। अब इसके एग्जांपल्स हैं जैसे गन एंड बुलेट्स। जो गन एंड बुलेट्स होते हैं जब रेस्ट अवस्था में होते हैं, रेस्ट पोजीशन में होते हैं, यानी इनिशियल उनका मूवमेंट जीरो होता है। आफ्टर फायरिंग जब फायर कर दिया जाता है तो गोली आगे की ओर जाती है और इसका बंदूक में जो झटका लगता है वो पीछे की ओर जाता है। तो उस दौरान जो टोटल लिनियर मोमेंटम रहता है उस समय भी ऑब्जेक्ट का सेम रहता है। तो आफ्टर फायरिंग और बिफोर फायरिंग टोटल जो मोमेंटम रहेगा, नेट मोमेंटम जीरो रहेगा यानी कंजर्व होल्ड। उसी तरीके से रॉकेट प्रपोल्सन, कोलिजन ऑफ टू कार्स इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी जब दो कार आपस में टक्कर मारते हैं जिनका मास एंड वेलोसिटी हो, कोलाइड विथ पार्ट बी मास, जिसका मास सेकेंड ऑब्जेक्ट की मास एंड वेलोसिटी कुछ हो, तो जो टोटल मोमेंटम होता है कोलिजन से पहले और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन सेम रहता है। ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन पे ये टेस्ट किए जाते हैं, कार टेस्टिंग किए जाते हैं। जब कार टेस्टिंग अवस्था में होती है, जब कहीं कोई कार मैन्युफैक्चर होती है या फिर किसी भी तरीके का पार्ट कोई मैन्युफैक्चर होता है तो उसको प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन पे उसको चेक किया जाता है। जब दो बोगीज को, रेलवे बोगीज को आपस में ऐड किया जाता है, सेंडिंग किया जाता है, तब भी वहाँ पे वर्क कर रहा होता है कौन, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन। एंड लास्ट है एक्सप्लोजन ऑफ बम। जब बम एक्सप्लोजन से पहले जो उसकी पोजीशन होती है यानी उसकी जो टोटल मोमेंटम होता है वो कंजर्व रहता है। आफ्टर फायरिंग बम जब हिट होता है उसके बाद जब उसके बारूद जो होते हैं चारों तरफ बिखर जाते हैं तो टोटल पार्टिकल का जो हम ऐड करेंगे उनका मोमेंटम तो भी वहाँ पे जीरो ही आएगा। यानी बिफोर हीटिंग एंड आफ्टर एक्सप्लोजन, यानी बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन देयर आर टोटल मोमेंटम विल बी सेम। अब समझ लेते हैं लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ बराबर क्या होता है, डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक, अगर सिस्टम में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, सिस्टम का अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए तब डेल पी अपॉन डेल टी। तो यहाँ पे डेल पी जो है जीरो हो जाएगा। यानी मोमेंटम का जो चेंज है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बराबर जीरो, यानी पी फाइनल बराबर पी इनिशियल हो जाएंगे। ठीक, यही है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन। इसका मोमेंटम जो रहेगा वो सेम रहेगा, यानी पी फाइनल बराबर पी इनिशियल।
उसी तरीके से देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए बराबर पी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो एफ इंटू डेल्टा टी बराबर हो जाएगा चेंज इन लीनियर मोमेंटम। एफ इंटू डेल्टा टी क्या होता है, इम्पल्स होता है। इम्पल्स को सिंपली आई से डिनोट करते हैं। इम्पल्स बराबर क्या हो जाएगा, डेल पी यानी चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक, यही है इम्पल्स एंड लीनियर मोमेंटम। अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट इम्पल्सिव है तो उसके मोमेंटम में इतना चेंज आएगा, यानी आई बराबर पी एफ माइनस पी आई। उसी तरीके से देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी चूंकि हम जानते हैं कि के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम मास ले ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे करते हैं तो मास सेम हो जाता है, मतलब फॉर्मूला सेम हो जाता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं कि एम इंटू वी संवेग हो जो होता है पी बराबर एम इंटू वी होता है। जब पी का स्क्वायर करेंगे तो एम वी का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, पी का स्क्वायर अपॉन 2m। पी का स्क्वायर अपॉन 2m, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो याद रखना काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम में यही चेंज होता है कि के ई बराबर होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये तीनों रिलेशन आपस में याद रखना। इम्पल्स बराबर होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो, यानी पी डेल पी बराबर 0 होता है, यानी पी फाइनल बराबर पी इनिशियल होता है। ये तीनों आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एक नंबर में ये पूछ लेता है। सो थैंक यू। आपका लॉज ऑफ मोशन स्पेशली न्यूटन के जितने नियम थे इसमें हमने सक्सेसफुली डिस्कस कर लिया है, इंक्लूडेड इम्पल्स एंड मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इन तीनों टॉपिक्स को अच्छे से हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बन सकता है उतना हम एमसीक्यू मोड में लाएंगे, यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।